एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज से हमने साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेल का चैप्टर। अगर आज तक अपने लाइफ में सेल का चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, और आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएगा, कभी भी आप भूलने वाले नहीं हो। मैं कोशिश करूँगी आपको ट्रिक की हेल्प से, न्यूमेरिक मेथड की हेल्प से आपको याद करवा दूँ ताकि आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को याद कर सको। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद, कंसेप्ट को समझने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार में उतना समझ में नहीं आता। हाँ, कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं, बट और भी अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आप खुद से एक बार रीडिंग करोगे। ठीक है, तो अच्छे से मैं इसमें आपको कंसेप्ट समझा दूंगी। स्टार्टिंग में मैं आपको समझाऊंगी जो कंपटीशन एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे करवाऊंगी। इससे आपका एक ब्रीफ जो है, बेस है, वो तैयार हो जाएगा। उससे आगे हम डिटेल में डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सेल होता क्या है, सेल होता है सबसे छोटी से छोटी यूनिट, यानी कि सबसे जो बेस यूनिट होते हैं, जो हमारी बॉडी है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। जैसे जो हमारा घर है, हम घर बनाते हैं, वो किससे? ब्रिक्स की हेल्प से बनता है, ईंटों से। ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, फिर बहुत सारा ईंट का स्ट्रक्चर बनता है, तभी तो एक घर बन पाता है ना। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो सेल का, जो सेल उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बहुत सारी मिलियंस एंड बिलियंस सेल मिलकर जो हमारी एक बॉडी का कंप्लीट निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल सेल। आगे अगर अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो कि ये चीज़ें क्या हैं, ये स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, इनके नेम याद करना थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं विद स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन वीडियो के एंड में आप खुद ही बताओगे कि ये वाला स्ट्रक्चर का ये नेम है, ये वाले स्ट्रक्चर का ये नेम है, ये जो येलो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है इसे हम ये कहते हैं, और ये भी बताओगे साथ के साथ कि इसका फंक्शन ये होता है। लेकिन कब बताओगे? जब वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखोगे। चलिए, सबसे पहले हम पूछते हैं कोशिका। कोशिका का अध्ययन किसने किया है? यानी कोशिका जो वर्ड है ना, उसको हम साइटो कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका के अध्ययन करने वाले को क्या कह देंगे? साइटोलॉजी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बिल्कुल कंप्लीट ए से लेके स्टार्टिंग करेंगे। हम इनिशिएट पॉइंट से हम स्टार्टेड करेंगे। तो हमें समझ में आया यहाँ पे कि जो कोशिका का अध्ययन, यानी कि जो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल से बन जाएगा आपका साइटो, तो सेल की स्टडी क्या हो जाएगी? साइटोलॉजी। अब सेल को किसी ने तो खोजा होगा, पहली बार किसी ने तो उनको देखा होगा ना, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। उससे आगे कि जीवित कोशिका, ये तो उन्होंने किस पे? डेड कॉर्क पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो लिविंग सेल के ऊपर, यानी जीवित कोशिका के अंदर किसने खोज की थी? वो है हमारे ल्यूवेनहॉक। कैसे याद करोगे? लिविंग सेल, एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक। हो गया आपको याद? अब इससे आगे किसी ने इनका प्रिंसिपल भी दिया होगा, सिद्धांत भी दिया होगा सेल का, जो है हमारा स्लाइडन एंड श्वान। एस से है ये। ठीक है, स्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, इससे आगे अब देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ये तो होती है हमारी विश्व में सबसे छोटी एंड बड़ी कोशिका। फिर इससे आगे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। पूछा जाए अगर आपसे कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, वो है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो है आपकी सबसे छोटी से छोटी, इसको जूम कर करके देखना पड़ता है, वो सबसे छोटी कोशिका हमारी माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी किसकी? जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा कि उड़ता नहीं है, वो सिर्फ दौड़ता है। तो ऑस्ट्रिच का जो पक्षी है, इसका जो अंडा, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, सबसे बड़ी जो सेल पूछी जाए आपसे तो वो जाएगी शतुरमुर्ग का अंडा। इससे आगे अगर मानव में पूछी जाए, यानी इंसान के अंदर सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी? स्पर्म। ठीक है, मेल का जो पार्ट होता है स्पर्म, उसे हम कहते हैं। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो ओवम, जिसको हम अंडाणु कहते हैं। ये तो हो जाएगी मानव के अंदर। इससे आगे सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? वो है न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन सिस्टम के अंदर होते हैं। सबसे लंबी न्यूरॉन होते हैं। ये कभी भी विभाजन नहीं होती, यानी ये विभाजन रहती है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यानी कभी भी क्या होती है? सेल डिवीजन नहीं होती, वो हमारी न्यूरॉन, और ये कहाँ होती है? आपके ब्रेन में लोकेट होती है। और सबसे तेजी से जो डिवीजन करते हैं वो हमारा लीवर, यानी लीवर को कभी हम कहीं से काटते हैं, कहीं से कट जाए या कहीं कोई इसमें दिक्कत आ जाए तो ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन जब हमारे दिमाग में चोट लग जाती है ना, वो रिकवर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है? विभाजन रहित इसके अंदर सेल होती हैं। इससे आगे देखिएगा कि जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि जैसे हम घर में ईंट लगाते हैं, बहुत सारी ईंट लगाएंगे तो एक दीवार बनेगी, फिर बहुत सारी दीवार खड़ी हो जाएंगे तो उनसे ऊपर से ऐसे ढक देंगे तो कमरा बन जाएगा, और कंप्लीट जब सारे कमरे तैयार हो जाएंगे तो उनसे एक घर बन जाएगा। इसी टाइप से हमारी बॉडी के अंदर पहले एक सेल होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है, फिर उन टिश्यू से क्या बनता है? एक ऑर्गन, अंग बनता है, और उससे कंप्लीट आपका ऑर्गेनल सिस्टम यानी शरीर बनता है। तो ये आप इसका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा।
देखिएगा इससे आगे है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, एक तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक हम प्रो यानी पहले यानी प्रिमिटिव सेल से भी इनिशिएट कर सकते हैं, और यूकैरियोटिक होती है आपकी ट्रू सेल। इसका मतलब होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है आपका वो अब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंप्लीट जो किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम आगे जानेंगे। अभी सिर्फ हम इनको थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं ताकि आपके माइंड के थोड़ी सी सेल के बारे में समझ पैदा हो जाए और ये पता चल जाए आपको कि आगे हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं और पहले किस तरीके के क्वेश्चन बन चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो सेल होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा वो है मोनेरा, प्राणी जगत जो एनिमल जो किंगडम है उसके अंदर, मोनेरा के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछे जा चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन, थोड़ा सीरियस लेके इसको आप स्टडी कीजिएगा। एंड जो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? आरएनए का जो सिंथेसाइज करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है। इससे आगे यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ था? यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो होता है फॉस्फोलिपिड का। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली है यानी कि मेम्ब्रेन वो किसकी बनी हुई थी? वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इससे आगे है जो कोशिका झिल्ली है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस टाइप की होती है? वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होती है यानी कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को क्या करती है? बाहर जाने देती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन प्लस लिपिड यानी प्रोटीन की भी और लिपिड दोनों की आपकी बनी हुई होती है, ठीक है। इससे आगे देखिएगा आप लिपिड किसके बने होते हैं? लिपिड होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल और जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ना उसके बने हुए होते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि कोशिका जो झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, तो फिर लिपिड भी तो किसी से बने हुए होते होंगे ना, वो आप कोलेस्ट्रॉल और जो ट्रांस फैटी एसिड है उसके बने हुए होते हैं। इससे आगे पादप कोशिका का मतलब होता है कि जो प्लांट सेल है वो किसकी बनी होती है? जैसे हमने देखा जो एनिमल सेल है वो किसकी बनी होती है? आपकी यूकैरियोटिक के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो पादप कोशिका जो किसकी बनी होती है? वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इससे आगे देखिएगा कि जो कोशिका भित्ति, देखिए जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? आपकी सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्लांट के अंदर, ठीक है, जो कि आपके एनिमल के अंदर नहीं होती। क्योंकि यही अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल और एनिमल वॉल में क्या डिफरेंस है तो आप कह दीजिएगा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो क्या होती है? ये आपकी कोशिका भित्ति है जो सेल वॉल होते हैं वो किस टाइप की होती है? वो पारगम्य यानी कि परमिएबल होती है, यानी जल्दी से किसी को अंदर नहीं जाने देती। और कोशिका में जो राइबोसोम की अनुपस्थिति में यानी कि अगर सेल के अंदर राइबोसोम नहीं है तो कौन सा जो वर्क है वो प्रॉपरली नहीं होगा, वो होगा आपका प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसाइज। क्योंकि जो आरएनए यानी कि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम ही क्या करते हैं कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अगर वही नहीं होंगे तो प्रोटीन का वर्क भी नहीं होएगा। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? वो क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन का काम, जितना भी डाइजेस्टिव का जितना वर्क होता है ना वो सारा का सारा लाइसोसोम होता है। इसे ही हम सोसाइटल बैग कहते हैं। आगे भी हम बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से इनको समझने वाले हैं, बस एक बार आप इस पेज को रीड आउट कर लीजिएगा। इससे आगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की आपकी अल्टमैन ने, ठीक है। मैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैसे मैन यानी अल्टमैन। और गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम है वो किसने, ये शब्द जो वर्ड है ये किसने दिया? वाल्डेर ने दिया था, ठीक है। और जो वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित है, एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है वो किस में होता है? आपका जीवाणुओं में होता है। ये तो हमने आपका पेज रीड आउट कर लिया। अब इतने अच्छे स्टोरी के माध्यम से हम समझने वाले, सारे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस टाइप की आपकी सेल है, ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पेज पर ही ले चलती हूँ। देखो ये थी आपकी एनिमल सेल। देखो इस सेल के अंदर आप देखो कि इस टाइप कैसी है, ये वाली सेल देखने हमें किस टाइप की है? ये जो बोला जाता है इसको स्फेरिकल शेप बोला जाता है, ठीक है। इसमें देखो इसमें आपका ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इससे आगे जो ये आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये है आपके राइबोसोम, ठीक है। और जो ये आपका येलो कलर का जो पार्ट जेली टाइप का स्ट्रक्चर या फिर लिक्विड जेली टाइप बोल देते हैं इसको, ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म हम बोल देते हैं। इससे आगे भी इसके अंदर बहुत कुछ है, देखिएगा यहाँ पे देखिए ये आपको है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारी कंप्लीट बॉडी है वो हमारी सेल से बनी हुई होती है। बहुत बार क्या होता है हमारी चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो किसका मतलब क्या होता है? वहाँ की सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है। वहाँ की सेल डैमेज हो जाती है तो क्या करते हैं जो दूसरी सेल हैं वो क्या करती हैं? उस डैमेज सेल को हटाकर खुद उसे रिकवर करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे हम दौड़ते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं तो क्या होता है? हमारे पैरों में ज़्यादा दर्द हो जाता है, यानी क्या होता है हमारे एकदम से जो कंप्लीट जो हमारी सेल है वो क्या थक जाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी आज तो थक गई, यानी कि हमसे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें
सबसे पहले मैं आपको इसका वर्क बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, ये पावर हाउस होता है, यानी क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कंप्लीट क्या करता है, हमें श्वसन की दर यानी कंप्लीट जो हम सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सारा का सारा जो काम है ये माइटोकॉन्ड्रिया देखता है। ठीक है, इसी साइकिल को जो श्वसन की दर को देखता है, रेस्पिरेशन को देखता है, इसे ही हम क्रेब्स साइकिल कह देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे ग्लूकोज रिलीज होता है जो 30 ATP की फॉर्म में होता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लूकोज जो हमें प्रोवाइड करता है, इसीलिए ग्लूकोज की वजह से ही हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये ग्लूकोज क्या होता है, जैसे हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज लेते हैं ना, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इसे इसकी जो आंतरिक दीवारें यानी अंदर की जो दीवार है इसकी, वो किसकी बनी होती है, वो क्रिस्टी की बनी होती है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी की। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देख लिया। इससे आगे हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर। अब देखो, कोशिका में परिवहन का कार्य है, यानी कि एक जो ट्रांसपोर्ट का जो वर्क है एक जगह से दूसरी चीज जगह पे पहुंचाना, उसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। यानी सेल के अंदर कोई भी चीज ट्रांसफर का काम करना है, वो सारा का सारा काम कौन करेगी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इससे आगे जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, वो करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे पानी की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। कहाँ कमी होती है, वो हमारे सेल के वैक्यूल्स के अंदर पानी की कमी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। जब भी पानी कमी हो जाए तो हमें तुरंत पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि सारे जो हमारा वाटर है वो कौन स्टोर करके रखता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो हमारे वैक्यूल्स होते हैं। इससे आके आपका सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम ये वर्ड किसने दिया था, यानी इसको डिस्कवर किसने किया, बोब्री ने इसको डिस्कवर किया था। ये क्या करता है, सेंट्रो यानी कि सेंटर से, ऐसे समझ लो कि सेंटर से क्या करता है, सेल डिवीजन का वर्क करता है ये। और सेल डिवीजन के बाद क्या करता है, अपने जैसा ही एक सेल बना लेता है। ऐसा नहीं सेल डिवीजन किया तो अपना सेल को तोड़ देगा, नहीं। जैसे ये एक सेल है, मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है। जब ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होएगा ना, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा ना, एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, यानी कि 2 सेल बन जाएंगे एक से। ठीक है, तो याद कीजिएगा, जो सेंट्रोसोम है क्या वर्क करेगा, सी से सेंट्रोसोम, यानी कि सी से क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, यानी पुनः निर्माण, दोबारा से एक और सेल को अपने जैसे सेल को बना लेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर है, लीवर सबसे पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से जल्दी से रिकवर कौन कर लेता है, किसी को कोई लीवर को कोई दिक्कत हो जाए तो वो आपका लीवर ही होता है, कि जो जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेता है। वो बहुत बार कहते हैं कि जैसे ब्रेन में, दिमाग पर चोट लग जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती। आपने सुना होगा अपने आसपास कि उसको दिमाग की चोट हो रखे, यानी कि जल्दी से ठीक नहीं होगी। इसलिए तो कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपको कहते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलो। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग पे एक बार चोट लग गई, तो फिर आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाओगे। तो अब हो गया आपको याद अच्छे से कि जो आपका दिमाग के अंदर क्या, आपकी न्यूरॉन सिस्टम होता है, न्यूरॉन क्या करती हैं, वो सेल डिवीजन नहीं करती हैं। ठीक है, इस वजह से वो जब सेल डिवीजन ही नहीं करेंगी, वहाँ पे कोई डैमेज हो गया तो वहाँ उसको रिपेयर कौन करेगा, वो डैमेज होकर वहाँ पे सड़ गल जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपका वो ब्रेन सिस्टम वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से याद कीजिएगा, जो लीवर है वो जल्दी से अपनी सेल को रिकवर कर लेती, ब्रेन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके अंदर 90% न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करता। ये बात तो होगी, लेकिन फिर भी जब न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करता, फिर भी हमें सुनने को मिलता है कि अरे उसको तो ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या होता है, फटाफट से एकदम से इतनी सारी सेल डिवाइड कर देना कि क्या हो, इसकी यानी अपने आप में सेल डिवीजन कर देना, यानी कि वहाँ पे सेल की मात्रा ज़्यादा हो जाना। अब मैंने तो आपको बताया कि न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करता, तो ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो इतनी जल्दी से मल्टीप्लाई करके अपने आप को सेल डिवीजन करता है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। वो होता है आपका एक पार्ट ग्लायल सेल, जिसे हम कहते हैं ग्लायल सेल। ये आपकी 10% होती हैं, लेकिन जब ये सेल डिवीजन करने लगती है ना, तो न्यूरॉन को ही पीछे छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे इतना सेल डिवीजन कर देती हैं कि उससे क्या होता है, हमें ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे आगे आपका एक ER के बारे में आपने सुना होगा, इसका होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम ER भी बोल देते हैं। ये क्या करता है, हमारी कंप्लीट बॉडी को क्या करता है, आंतरिक कंकाल जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, एक आता है आपका स्मूथ और एक होता है आपका रफ। R से रफ तो क्या करेगा, ये आपका प्रोटीन का निर्माण करेगा। और स्मूथ बिल्कुल चिकना, जैसे हम तेल की चीज़ें खाते हैं, जिस कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फैट है, इसको आप मत खाओ, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें होती हैं, वो क्या करेगा, समझ लो चिकनी चीज़ें यानी कि स्मूथ हैं बिल्कुल, वो क्या करेंगी, वसा का निर्माण यानी फैट का निर्माण करेंगी। और प्रोटीन का जो निर्माण है, यानी प्रोटीन जो क्रिएट करेगा वो हमें राइबोसोम करेंगे, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और इसी खोजकर्ता किसने की थी, पेलाडे ने की थी। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, आपके DNA होते हैं। तो प्रोटीन कितना होता है आपका 80% होता है, इसके अंदर DNA होता है आपका 10%। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर जो क्या करता है, उस सबको कंट्रोल कर रखता है, वो आपका न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसे हम कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है,
इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, यानी जो कंप्लीट उसको कंट्रोल करके रखता है, कंप्लीट सेल को, जिसे हम कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अंदर आपके क्रोमोसोम भी होते हैं, डीएनए आरएनए भी होते हैं, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम किसने दिया था? डी डुबे ने दिया था। ये करते क्या है? अब सबने सारा सारा काम कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? आपको पावर हाउस यानी कि आपको पावर देगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? सब पे कंट्रोल रखेगा, ठीक है। अब लाइजोसोम रह गया। लाइजोसोम बोला कि अब मैं क्या करूँ, सबको तो अपना अपना काम मिल गया। अब लाइजोसोम ने सोचा ठीक है कि अगर सबको अपना अपना काम मिल गया, मैं ये ध्यान रखूंगा कि कल को किसी को कोई दिक्कत आ जाए, यानी कि कोई जो सेल है वो क्या हो जाए, वहाँ पे जो सेल है वो क्या हो जाए, वहाँ पे ब्रेक हो जाए, या फिर क्या हो जाए, उसको मतलब चोट वगैरह लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को मैं इस तरीके से, मतलब ऐसे कहते हैं ना, अपने आप में फट जाना, मैं इस तरीके से फट जाऊँगा ताकि वो क्या होगा, वो सेल ही ब्रेक हो जाएगी वहाँ पे, ताकि कोई दिक्कत ना आए। यानी लाइजोसोम को इसीलिए सुसाइडल बैग बोला जाता है, क्योंकि अपने आप को ही ये क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ताकि वहाँ पे कोई भी जो सेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मैंने बहुत दिन हुए काम करते, आज मैं काम नहीं करूँगा। तो लाइजोसोम कहता है अच्छा ऐसे कैसे काम नहीं कर रहे हो, क्या करता है, अपने आप को फट लेता है, पूरी सेल को वहाँ से डैमेज कर देता है। और कुछ दिन के बाद फिर आसपास वाली सेल देखती हैं, अच्छा ये तो सारी की सारी डैमेज हुई, कोई ना, हम थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना देके हम इसको क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो लाइजोसोम होता है क्या करता है, जल अपघटक का क्या करता है, डाइजेस्टिव का जितना भी काम है क्या करता है, एंजाइम का, वो सारा का सारा काम लाइजोसोम करता है। ये क्या क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका का पाचन करना, डाइजेस्टिव, या इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसे एटम बम, यानी एटम बम की तरह फट जाएगा, वो सेल को डैमेज कर देगा। अभी ज़रूरी भी होता है, आप सोचते हो कि फिर ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी भी है। लगा लो माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी है आपका गोल्जी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो वहाँ पे वो जो उनका पार्ट है वो सलना गड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, कंप्लीट जो सेल है वो बेकार हो जाएगी। तो वो सेल को कंप्लीट वहाँ से रिमूव करने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ पार्ट चाहिएगा, तो वो लाइजोसोम होता है, उसको वहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है। अपने आप को वहाँ से ब्लास्ट कर लेगा और उस सेल को ही रिमूव कर देगा। फिर आसपास वाले जो सेल हैं वो देखेंगे, अच्छा ये वाली सेल तो ब्रेक हो गई, कोई ना, हम अपने आप को सेल डिवीजन करके वहाँ के पार्ट को हम रिकवर कर देते हैं। अब देखो, अब जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, इसमें आरबीसी में लाइजोसोम नहीं होते। ब्लड के अंदर क्या होता है, आपका आरबीसी होता है, और आरबीसी के अंदर लाइजोसोम नहीं होते। तो कहीं भी दिक्कत आ जाए, अगर ब्लड में आरबीसी कहीं भी इस तरीके से उनमें दिक्कत हो गई, तो वो क्या करते हैं, फिर उनके पास लाइजोसोम तो होता नहीं है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो स्प्लीन के पास जाते हैं, ठीक है। स्प्लीन में जाके, इसलिए क्या कहा जाता है, इसका जो आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड बोला जाता है, वो स्प्लीन को बोला जाता है, कि उनके पास लाइजोसोम नहीं होता। अब इससे आगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। अब इसी वर्ड से आप देखो, जीव के अंदर का द्रव्य, यानी इसी से जीवन है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये कलरलेस होता है। अब देखो, मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। ये आपकी सेल है, सेल के ऊपर जो आउटर लेयर होती है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, ठीक है। इससे आगे हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ा, जो हमें प्रोटीन एंड फैट का सिंथेसाइज करता है। अब इससे आगे, अब देखो सारे के सारे पार्ट हो गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पार्ट हो रही है, सारे के सारे पार्ट हो गए। अब इसके अंदर ये एक एक पार्ट ऐसे अलग अलग हैं। अगर इसके अंदर कोई भी लिक्विड या जेली टाइप स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आपस में जब भी हम हिलेंगे डुलेंगे कूदेंगे, जब भी हम रेस लगाएंगे, तो क्या होएगा, फिर एकदम से एक दूसरे के जाके ऐसे टच में होंगे। तो लाइसोसोम कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों भाई तू मेरी तरफ क्यों आया, फिर गोल्जी बॉडी कहेगी क्यों तुम मेरी तरफ क्यों आए, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। तो ये सारे आपस में कहेंगे कि लड़ाई होती रहेगी। तो इन सबको फिक्स करने के लिए, ताकि अपने जगह से ज़्यादा हिले डुले नहीं, उसके लिए यहाँ पर क्या है, एक जीव द्रव्य है, यानी प्रोटोप्लाज्म है, ताकि सब लोग की जो अपनी पोजिशन है वो फिक्स हो जाए, यानी कि वो एक दूसरे से टकराए ना, दूसरे के जो एरिया में है वो ना जाए। ये समझाने का तरीका था, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं चाहती हूँ बस आपके माइंड में सेट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर ये सेल के अंदर होता है तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर होता है तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। होप्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंप्लीट चैप्टर। ये था आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहती थी एक्चुअल में सेल होती क्या है, उसके अंदर के जो पार्ट है उनका थोड़ा थोड़ा मैंने उनका वर्क बताया है आपको, ताकि एक आपकी थोड़ी सी जो समझ है इसके लिए पैदा हो जाए, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए कि हाँ अब आगे हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये मैंने बताने की कोशिश की अब तक कि कंपटीशन एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी खोज किसने की, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें मैंने पूछे समझा दी। अब हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारा आपका इंग्लिश में होएगा, मैं फिर भी आपको बाइलिंगुअल तरीके से समझा दूंगी। ये आपका डीपली तरीके से मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ताकि एक पॉइंट भी आपका ना छूट जाए। अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी है, अगर उनके चैप्टर आता है सेल का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, तो वो भी यहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सारे नोट्स बिल्कुल, वो उनके जो टेस्ट है एग्जाम है उसके अंदर स्टेप से वो अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखो जो सेल होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, या फिर उसे हम स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ
भी बोल देते हैं, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। समझ में आ गया आपको कि यानी कि एक लाइफ की सबसे जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है वो है हमारी सेल। अब इससे आगे बात आती है कि सेल की डिस्कवर किसने किया था, वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 के अंदर किया था। अब किसी ने किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व भी किया होगा, वो किया उन्होंने कॉर्क, यानी कि जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो कि छाल होते हैं ना उसकी, उसे कहते हैं कॉर्क, उसकी यानी कि वो क्या थी, डेड कॉर्क थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। डेड कॉर्क के ऊपर किया उसने, किससे कंपेयर किया, डेड कॉर्क को कंपेयर किया हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट। जैसे कि जो मधुमक्खी के छत्ते आपने देखे होंगे इस टाइप से, वहाँ पे क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं। तो उसने डेड कॉर्क को हनीकॉम्ब के कंपार्टमेंट के साथ कंपेयर करके डिस्कवर किया था, ठीक है, सेल को। अब इससे आगे देखो, जो सेल वर्ड है एक्चुअल में डिराइव कहाँ से है, जो डिराइव्ड है ये यहाँ से, यानी कहाँ से लिया गया है, कहीं ना कहीं से इसकी व्युत्पत्ति हुई होगी, वो है आपकी लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूप, यानी स्मॉल रूम के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसने इस टाइप से डेड कॉर्क के अंदर देखा था, इस टाइप के स्ट्रक्चर उसको लगा जैसे छोटे छोटे से रूम है एक घर के अंदर, इस टाइप से। तो ठीक है, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, ठीक है, इसलिए उसे एक्चुअल मीनिंग होता है स्मॉल रूम, लैटिन वर्ड में उसको हम सेल बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अदर डिस्कवरीज किसने की हैं, ल्यूवेनहॉक, मैंने बताया था, एल से ल्यूवेनहॉक, एल से लिविंग सेल, कब, 1674 के अंदर। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की 1831 के अंदर। पुरकिंजे ने किसकी, प्रोटोप्लाज्म की खोज की है, कब, 1839 के अंदर। ये सारे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा है कि सेल जो है उसको हम लैटिन वर्ड में स्मॉल रूम कहते हैं। इसकी खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी, कब, 1665 के अंदर इसकी खोज की गई थी। उससे आगे इसको लैटिन वर्ड में हम क्या, स्मॉल रूम कहते हैं। अदर डिस्कवरी आपके सामने है, साथ के साथ याद करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब इससे आगे देखिएगा, नॉर्मल जो एक सेल होती है, बिल्कुल वो मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये है आपकी नॉर्मल सेल, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे क्या, जो आउटर लेयर है क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इससे आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, आपकी गोल्जी बॉडीज़ हैं, इसके अंदर आपकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है। ये आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया है, इस टाइप से आपकी स्मॉल सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जेली टाइप का स्ट्रक्चर, ये आपका साइटोप्लाज्म है। अब इससे आगे देखो, सेल थ्योरी दी किसने, पे थ्योरी भी दी होगी किसी ने, तो देखो, प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, यानी 2 बायोलॉजी ने इसको प्रेजेंट किया था, स्लाइडन एंड श्वान ने, कब, 1838 एंड 1839 के अंदर। इन्होंने थ्योरी दी, क्या कहा इन्होंने, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी प्लांट्स हैं इस अर्थ पर और जितने भी एनिमल हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है। ये बात तो हमें पता ही थी। अब इससे आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि जो लाइफ की बेसिक यूनिट है, यानी कि जो हमारी बॉडी है मिलियन ऑफ बिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, तो जो बेसिक यूनिट है ना हमारी लाइफ की, वो सेल ही है, ठीक है। अब इसी बात को, इसी थ्योरी को आगे एक्सपेंड किसने किया, विर्चाउ ने एक्सपेंड किया था 1855 के अंदर। उन्होंने एक बात और कही जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। उन्होंने कहा सेल तो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट किससे बनी हुई है, वो प्री एग्जिटिंग सेल है, यानी जो ऑलरेडी पहले से सेल है उन्हीं से टूटकर, उन्हीं को आपस में ब्रेक कर वो सेल बनी हुई है। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे आप अपने घर में प्लांट लगाते हो, प्लांट लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कहीं से सीड ले आओ, बीज ले आओ, उसको क्या करो आप सॉइल के अंदर डाल दो, सॉइल के अंदर रोपित कर दो, वो लग जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है जो ऑलरेडी जो प्री एग्जिटिंग प्लांट है, यानी कि जैसे आपको रोज़ का लगाना है, रोज़ का जो प्लांट है तो आपको उसके बीज ले आओ। या दूसरा मेथड उसका होता है, ऑलरेडी एक प्लांट मिलेगा आपको रोज़ का, वहाँ से क्या करो उसकी ब्रांच कट कर लो, उस ब्रांच को लगा दो, तब भी तो वही रोज़ का प्लांट ही लगेगा। दोनों तरीके से सीड लगा लो या ब्रांच लगा लो, उगना तो वही रोज़ का प्लांट ही है। तो ये बात इसने कही थी कि प्री एग्जिटिंग सेल से, यानी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। होप सो इतना समझ में आ गया, बहुत कोशिश किया आपको ईजी से ईजी तरीके में समझाने के, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो 1-2 बार अगर आप रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से माइंड में आपके सेट हो जाएगा। अब इससे आगे हम पार्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ सेल होते हैं, मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारे के सारे हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर हम स्टार्टिंग करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या होती हैं, देखिएगा। ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम है, सभी एग्जाम में जो हम साइंस की सीरीज स्टार्ट की है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रही है आपके लिए। कंप्लीट आप इसको देखिए, कोई भी डाउट आप कमेंट करके मुझसे पूछो। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए आप तो मुझे कमेंट करके मेंशन कर देना, मैं आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिएगा सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो कि इस सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप अगर आपको लर्न करना है ना तो एक छोटा सा हिंट देती हूँ मैं आपको, इसको आप समझो कि इससे एक बैलून है, बैलून तो
सबने फुलाए होंगे बचपन में, ठीक है। इसमें क्या करो, आपने सिंपली क्या करना है, इस बैलून के अंदर आपको क्या करना है, वाटर भर देना, पानी भर देना। पानी भरने के बाद आप बस एक इस साइड में बैलून ले लो, बैलून के अंदर पानी भर दो, बस उसको देख देख के सारे पॉइंट आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगे। सिंपल, बस इतना ही तो था इसके अंदर। देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक बैलून सा बना, जैसे ये ऊपर से पकड़ने का, यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या किया, पानी भर दिया। अब देखो बैलून को हम दे रहे हैं, बैलून जो बाहर से होता है उसकी जो परत होती है पतली होती है, बिल्कुल कैसी होती है, थिन होती है। उससे आगे इलास्टिक होती है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगी, अगर मैं इसको क्या करूंगी ऐसे, एक सेकेंड, अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका वहीं से क्या हो जाएगा, इसका जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लीविंग क्या करता है, ये आपका लीविंग स्ट्रक्चर होता है, ये आपका आउटर मोस्ट कवरिंग। और बाहर से जो ये पानी है, पानी को आप देखो कि पानी को किसने कवर कर रखा है, बैलून का जो थिन लाइक स्ट्रक्चर ने कवर कर रखा है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग कर रखी है पानी की। जो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की कोई शेप होती है कि, तो आप कहोगे नहीं, पानी की तो कोई भी शेप नहीं होती। हम जिस भी वेसल्स के अंदर जहाँ भी हम इसको डालेंगे ये उसी की शेप ले लेता है। अगर मैं इसको बैलून में डालती हूँ, उसने बैलून की शेप ले ली। तो आप देखो हो गया आपको याद कि पानी के बाहर किस टाइप की थिन लाइक के जो स्ट्रक्चर है, यानी पतली सी झिल्ली है, इलास्टिक है यानी फ्लेक्सिबल है, ये आपकी लीविंग है, ये आपकी पानी को बाहर से कवर कर रखा है, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग है, एंड होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। यानी इसको आप ऐसे इमेजिन करो, इसने क्या कर रखा है, पानी जो है ना उसको होल्ड कर रखा है, पकड़ के रख रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, जो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट मटेरियल हो उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप। नॉर्मली पानी की कोई भी शेप नहीं होती, लेकिन अगर मैंने गुब्बारे के अंदर इसको डाल दिया तो इसको डेफिनेट शेप मिली हुई है ना, ठीक है। इससे कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, इसके अंदर मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, फूड या अदर मटेरियल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है उसको क्या करता है, अपने अंदर इनटेक कर लेता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगी, गुब्बारे को ऊपर से खोल के इसके अंदर कुछ डालूंगी, इसके आसपास कुछ रखूंगे तो क्या करेगा, ये अपने आपको इनटेक कर लेगा। तो इसी तरीके से इसे हम एनगल्फ बोलते हैं। अब मैंने आपको एक बैलून का एग्जाम्पल दिया, उसको देख देख कर देखिएगा, आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से लर्न हो गई है, ठीक है। ये आपके जो स्कूल में 9th क्लास का चैप्टर है, आपका 10th क्लास में भी लगभग ये साइंस में चैप्टर आना स्टार्ट हो ही जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इससे आगे है आपका, इससे आगे आपका मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होती कैसे, वो अपने आप से मूवमेंट कैसे करता है। सेल मेम्ब्रेन होती है इस टाइप से, आपकी सेल है, जो बाहर की जो ये लेयर होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन करते हैं, जो क्या करते हैं अंदर के जितने ये पार्ट है उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। इतना हमने देख लिया। इससे आगे डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने खाने को लेता कैसे, इनटेक कैसे करता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन की प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। देखिएगा डिफ्यूजन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स। जितने भी मोलिक्यूल्स के अंदर एक मूवमेंट होती है, रीजन ऑफ, ये क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सबसे ज्यादा, आप देखो गैस के अंदर हम देखते हैं अपने आसपास एक गैस है, यहाँ के मोलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर होते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं। और सॉलिड के अंदर तो मोलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में से चिपके हुए हैं, तो उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगी आपकी, क्या बताया मैंने, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन आपका गैस के अंदर होगा। फिर आपका लिक्विड के अंदर, क्योंकि मोलिक्यूल्स थोड़े 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 पास होंगे। फिर सॉलिड में तो बिल्कुल ही आपस में मोलिक्यूल चिपक जाते हैं, तो डिफ्यूजन फिर आपका सॉलिड के अंदर होगा। अब देखिए शोड बाय ए स्मॉल साइज सब्सटेंस, जैसे स्मॉल साइज सब्सटेंस जैसे आयंस हो सकते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन, इस टाइप से। अब आगे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है किस तरीके से, देखिएगा। अब ये आपके पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। आसपास क्या है, इसके अंदर बहुत सारे, लगा लो ये इसका फूड है, इसको एनगल्फ करना है, इसको अपने अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। तो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अभी क्या करेगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे सारे के सारे क्या करेगा, इनको अंदर आने देगा। देखो पहले इसके अंदर कुछ थे ये जो वॉयलेट कलर के जो स्ट्रक्चर है, बाद में क्या होगा, देखो इसने कंप्लीट इसको क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस। और आगे हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीव्स जो पत्ती होती है वो क्या करती हैं, वो जैसे हम प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। तो जो लीव्स होंगी वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस करते हैं। किस तरीके से करती है सेल के अंदर, देखो इससे आगे है आपका, ये मैंने आपको डिफ्यूजन समझा दिया किस तरीके से उसने एक सेल के अंदर एनगल्फ कर लिया। उससे आगे आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। ऑस्मोसिस में दो टर्म आपको समझनी है, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट। जैसे अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने 1 चम्मच या क्या नमक सोल्ट डाल दिया, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा थी किसकी थी, पानी की। पानी के अंदर सोल्ट डाला, ना कि सोल्ट के अंदर पानी डाला है। तो जो पानी है जिसके अंदर हम डालेंगे वो सोल्वेंट हो जाएगा। डालेंगे क्या, एक्चुअली मिक्स हम क्या करेंगे, सोल्ट मिक्स करेंगे, तो सोल्ट क्या हो जाएगा, सोल्यूट। और सोल्यूट और सोल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो कंप्लीट एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है। इससे आगे 3 टर्म है आपके सामने, इनको देखिएगा आप, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक
एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी ले लो, उसके अंदर क्या करो, अपनी मर्जी से जितने मन करे उतनी चम्मच क्या करो आप शुगर या फिर नमक डाल दो। तो क्या होगी, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक, जिसके अंदर सोल्यूट का जो मात्रा है वो ज़्यादा। और हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा हो, लाइक एक पानी ज़्यादा हो। और आइसोटोनिक क्या, जिसमें सोल्यूट एंड सोलवेंट इक्वल हो, यानी पानी भी इक्वल हो और नमक ले लो, शुगर ले लो, वो भी इक्वल हो। अब इसमें देखिएगा, इसको मैं आगे एक मैंने इमेज लगा रखी है, उससे भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि हाइपरटोनिक की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें श्रिंकेज, यानी जो हम सोल्यूट ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, ऐसे पिचक से जाते हैं। जैसे मैं किशमिश का आपको एग्जांपल दूँ, पिचक से जाते हैं बिल्कुल। हाइपोटोनिक में क्या था, सोलवेंट ज़्यादा था, तो उन्होंने किशमिश ने क्या किया, अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया, उसमें क्या कर लिया, पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, तो वो क्या हो गया, फूल गई एकदम से, स्वेलन यानी फूल गई वो सारी की सारी। और आइसोटोनिक में क्या होता है, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा, क्योंकि जितना उनके अंदर पानी था उतना ही बाहर पानी था, जितना किशमिश के अंदर पानी था उतना ही बाहर पानी था, तो कोई इसमें प्रोसेस नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम दोनों बराबर रही। आगे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इमेज, ये देखिएगा, ये आपके सामने एग्जांपल है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब इसके अंदर देखो, आप एक ग्लास लो, आप घर पे भी कर सकते हो, आप एक ग्लास लो, उसके अंदर आप इसमें क्या करो, पानी डाल दो, इसके अंदर आप शुगर डाल दो, शुगर डालने के बाद आप इसके अंदर किशमिश डाल दो, किशमिश डालने के बाद क्या होगा, अब देखो इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सोल्यूट क्या है आपके, इसके पास किशमिश है। इसमें क्या होएगा, ये क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करता है, तो क्या करेंगे, सारे के सारे किशमिश क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो, आप एक पानी लो, पानी के अंदर आप बहुत सारी किशमिश डाल दो, फिर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे सारी की सारी किशमिश क्या करेंगी, अपने अंदर उस पानी को ऑब्जर्व कर लेंगी, यानी क्या होंगे, फूल जाएंगी। दिख रही है आपको किस तरीके से फूल गई, तो ये हो जाएंगी हाइपोटोनिक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, किशमिश क्या होंगे, फूल जाएंगे। इससे आगे आपका आइसोटोनिक, आइसोटोनिक को देखो, जितनी जैसे हमने किशमिश डाली थी एज इट इज़ वैसे, यानी इन पर कोई भी असर नहीं हुआ, यानी कि इसमें सोल्यूट एंड सोलवेंट की जो मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी। होप सो आपको इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप इससे आगे, इसमें आगे दो टर्म हो आपकी, एंडोमोसिस एंड एक्सोमोसिस, इसी से रिलेटेड है आपकी। एंडोमोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर किस तरीके से पानी का जो मूवमेंट होता है उसे एंडोमोसिस कहते हैं। एंड एक्सोमोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, यानी चारों तरफ जो पानी का सराउंडिंग, यानी चारों तरफ जो पानी का मूवमेंट होता है उसे एक्सोमोसिस कहते हैं। एक्सो समझ लो, बाहर बाहर यानी चारों तरफ। ठीक है, एंडो यानी अंदर, अंदर यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। अब इससे आगे देखो आप, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या करता है, आपका जो पानी है वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करेगा। सेल क्या करेंगी, वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती आपकी, अगर किशमिश फूल गई है या पिचक गई तो इसमें कोई एनर्जी ना तो रिलीज होती है, ना ही आपको कोई एनर्जी उस पर लगानी पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोसेस लास्ट अप टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर इसमें कोई भी ऐसी प्रोसेस लगा लो कि कोई भी सोल्यूट और सोलवेंट जहाँ इक्वल रहते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इससे आगे आपके एक टर्म और पूछ ली जाती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एंडोमोसिस, एंडोमोसिस की प्रोसेस से, यानी कि सेल के अंदर जितना भी वाटर की जितनी प्रोसेस होती है उससे क्या होता है, जो प्लांट है लिविंग प्लांट वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल सूख जाते हैं, उसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब इससे आगे हम जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग आपका सेल वॉल, जो कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे मैंने इमेज भी लगा रखी होगी इसकी, ये रहा आपका, ये है आपकी प्लांट सेल देखिएगा, जो ये बाहर का यहाँ तक ही जो डबल ग्रीन का लेयर है, ये तो मैंने आपको बताया था क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके बाहर की जो एक और लेयर होती है, यानी कि इसके ऊपर की जो एक और लेयर होती है, इसे हम कहते हैं क्या, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, कंप्लीट इसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखिएगा सेल वॉल के बारे में। अब सेल वॉल होती है सिर्फ मेनली ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग होती है, ये फ्रीली परमेएबल होती है, ये डिटरमाइन शेप ऑफ शेल, इसी से क्या होता है शेल की जो एक्चुअल शेप है ना वो डिटरमाइन की जाती है। ये क्या करती है, सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, यानी बचा के रखेगी। और ये किसकी बनी होती है, आपकी जो ये सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर, ये सेलुलोज की बनी होती है। और ये क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी कि बाहर से जो भी अनावश्यक तत्व है उनको एकदम से अंदर नहीं आने देती। ठीक है, प्रोवाइड टर्जिटी, यानी कि इसको रिजिड यानी कि इसको एक प्रॉपरली जो शेप है वो प्रोवाइड इसको करते हैं। ये थी हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हमने देख लिया। अब इसके अंदर आप और देखिएगा, ये आपकी प्लांट सेल है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये जो बाहर की है ये सेल वॉल है, ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है आपका वो वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, आपके वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, ये आपका लार्ज वैक्यूल है। और यहाँ पे जो आपकी ये सेल है
है तो ये सेल के अंदर जितना भी ये स्ट्रक्चर जो ये फिल है ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं यही तो हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे पौधों की जो पत्ती है उनको क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इससे आगे मैंने आपको बताया था कि ये बाहर की जो है ये आपकी सेल वॉल है, जो अंदर का जो ये स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल के अंदर भी होती है और आपकी एनिमल सेल के अंदर भी होती है। अब इससे आगे देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में होती है, ठीक है। लाइज आउटसाइड द सेल, कहाँ होती है, सेल के बाहर चारों तरफ होती है, ठीक है। ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है ये, ठीक है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, परमिएबल होती है, ठीक है, यानी किसी को भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, किसी को भी अंदर या बाहर जाने दे नहीं, ये परमिएबल होती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके दो काम होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा प्लांट को और एक स्ट्रेंथ देगा उसको। अब हम किसके बारे में जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपकी एनिमल में भी होता है प्लांट में भी, यानी कि फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड दोनों में होती है आपकी आउटसाइड द सेल ऑफ द सेल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल की कहाँ होगी, इस तरीके से बाहर जो हो गया, बाहर चारों तरफ से इसे कवर किया होगा ये एनिमल सेल के अंदर, एंड इनर टू सेल वॉल। और प्लांट के अंदर कहाँ होगी, इस तरीके से जो आपका सेल वॉल है उसके अंदर की तरफ होगी, ठीक है। ये क्या कैसी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये किसकी, लिपिड एंड प्रोटीन की। जैसे सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है, ऐसी सेल मेम्ब्रेन आपकी लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं होल्ड इनर कंटेंट ऑफ द सेल। अब सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो अंदर के जितने भी कंटेंट है उनको होल्ड करके कौन रखेगा, एक जगह पकड़ कर कौन रखेगा, वो करेगी हमारी सेल मेम्ब्रेन काम। और ये क्या करेगी, कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, सभी मैटेरियल क्या करेगी, कंट्रोल कर रखेगी, ठीक है। होप सो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, मेन जो उसका ब्रेन ऑफ ए सेल क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ये सेलुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, लार्ज होता है, ये सेल स्ट्रक्चर में क्या सबसे लार्जेस्ट होता है, ये लार्ज इन साइज होता है और ये सेंट्रली लोकेटेड। क्या होता है, अगर ये सेल है तो इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, ये लोकेट होएगा, ठीक है। अब इसे कुछ कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के, देखिएगा दो कंपोनेंट होते हैं इसके, न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। पहले मैं आपको इमेज से दिखा देती हूँ कि ये होते क्या। अब देखो ये है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देखो ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये आपका न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर जो ये लिक्विड यानी जेली टाइप जो फिल हुआ है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर हम क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अब देखो इसने डबल लेयर है इसके पास, इससे भी इसने कवर किया हुआ है और बाहर से इससे भी इसे कवर किया, इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। यानी कि एनवलप की हेल्प से, डबल लेयर की हेल्प से उसे क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है न्यूक्लियस को, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर एनवलप। लेकिन हर न्यूक्लियर एनवलप के बीच में आपको इस तरीके से गैप मिलेगा, दिख रहा है आपको गैप, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर पोर। होप्स आपको इसे इमेज से समझ में आ गएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा हमने पढ़ा न्यूक्लियर एनवलप जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर है। अब देखो जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये पता चल गया, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वन एंड टू, दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर। इसने किसको कवर कर रखा है, न्यूक्लियस को प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर रखा है, सेपरेट कर रहा है किसको, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को, जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। ये जो पोर्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। मैंने दिखाया ना जिस तरीके से ये जो दो हैं ये दो न्यूक्लियर एनवलप है, इनके बीच का जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इससे आगे देखिएगा ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, परमिट यानी क्या करता है, ये जितना मटेरियल उसको ट्रांसफर करता है, किस किस के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है, ट्रांसफर का काम करता है। अब इससे आगे देखिएगा आप, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कवर करता है किसको, एन का मतलब है न्यूक्लियर एनवलप को ये कवर करता है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका न्यूक्लियस की इमेज है, ये आप सारा देख लीजिएगा। अब इससे आगे चलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर फिल होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मैंने आपको दिखाई थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सारा का सारा। अब देखिएगा आप, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है वन और मोर इन नंबर, यानी एक से ज़्यादा अपने नंबर में हो सकता है। ये प्रोटीन को फॉर्म करेगा किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। और क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एंटेंगल्ड होता है, यानी ये आपस में उलझे हुए होते हैं, मास ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह से उलझे हुए होते हैं। ये सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन का वर्क होता है, जब जो सेल है आपस में ब्रेक होती हैं, जब क्रोमैटिन जो मटेरियल होता है इनको ऑर्गेनाइज्ड करता है किसमें, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में आपको पता हो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर आपके क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। जैसे हमारे दादा दादी थे, फिर मम्मी पापा हुए, फिर हम हैं, हमारी आने वाली जनरेशन में जीन होते हैं 46 इनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 मेल
एंड 23 फीमेल के जो ब्रेक हो गए क्या करते हैं, गैमेट बनाती हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं। जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, किसके अंदर होता है आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका क्रोमेटिन के अंदर, इस टाइप से उलझे उलझे होते हैं, ये होता है आपका क्रोमेटिन। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, अब इससे आगे जो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं उसे हम कहते हैं, ये आपकी इमेज देखिए, ये क्या है आपके क्रोमेटिन है जो इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हैं आपके क्रोमोसोम जो डिफरेंट एक पर्टिकुलर इनकी शेप होती है, इनकी कोई भी शेप नहीं होती है, क्रोमोसोम की एक पर्टिकुलर इस टाइप से पेयर्ड में ये होते हैं और इनकी क्या होती है, प्रॉपर शेप होती है। ठीक है, अब देखिएगा आप क्रोमोसोम कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम में ये विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार। क्रोमोसोम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, आप एक तो डीएनए होता है, एक प्रोटीन। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन किसका बना होता है, हिस्टोन का बना होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होता है, आपके जीन होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। एंड फंक्शनल क्या होता है, इसका सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए का जो सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन करता है उसे हम जीन बोलेंगे। जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपका एक मेल पेरेंट होता है, इस तरीके से आपके एक फीमेल पेरेंट होते हैं। यहाँ से क्या होता है आपका स्पर्म और यहाँ से क्या होता है ओवम, वो जहाँ बनते हैं एक सेल बनते हैं सबसे पहले ओवम के अंदर जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे गैमेट कहेंगे। ठीक है, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, जहाँ पे वो क्रिएट होते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक पार्ट्स बिटवीन किस के बीच में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप के बीच में। मैंने आपको दिखाया था ना, इस टाइप से न्यूक्लियर एनवलप होते हैं। ठीक है, और फिर आगे इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ इनके बीच में क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल होता है एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटो, यानी सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, यानी कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे इस साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब तक हमने पढ़ा, बहुत कुछ हमने पढ़ा। अगर आपने अच्छे से इसको समझा होगा तो आपकी एक जो सेल है, सेल के लिए आपकी जो एक समझ है वो पैदा हो गई हो कि इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, इनका वर्क ये होता है, ये इनका फंक्शन करती है, इनकी खोज इसने की थी, इस टाइम में की थी, थ्योरी इसने दी थी, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं सबसे जो मेन पार्ट है, बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चों को, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये देखिएगा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो यानी पहले, बहुत टाइम पहले, हजारों करोड़ साल पहले, यानी कि जो सेल बनी थी, पहले क्या था, बिल्कुल सिंपल टाइप की सेल होती थी, कोई उसमें इतने फंक्शन वगैरह नहीं होते थे, बिल्कुल सिंपल जो सेल है, एक नॉर्मल सेल, वो हमारी प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है जो हमारी ट्रू सेल होती है, यानी जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं वो हमारी यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर इतने सारे फंक्शन होते हैं, इतने सारे वर्क होते हैं, हर किसी का अपना एक अलग अलग वर्क होता है, वो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब देखो, जो पहले वाली सेल थी बहुत पुरानी, जैसे समझ लो कोई घर में तुम्हारी चीज़ है बहुत पुरानी, उसमें इतने फंक्शन थोड़ी मिलेंगे। जैसे फ़ोन का एग्जाम्पल लो, आज के टाइम का फ़ोन है आपके पास, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके अंदर कितने ज़्यादा फंक्शन होते हैं, लेकिन पहले वाले के जो छोटे छोटे से मोबाइल आते थे उनके अंदर इतने फंक्शन थोड़ी होते थे। तो इसी तरीके से आप कनेक्ट कर लो, जो बिल्कुल जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी प्रोकैरियोटिक, जो अभी का जो एडवांस्ड वर्जन है वो आपका यूकैरियोटिक। अब देखिएगा इनके फंक्शन आप, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि उसके टाइम में इतना न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस। अब इसका साइज भी छोटा होएगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और इसके अंदर 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा क्योंकि इतने फंक्शन इसके पास नहीं थे, लेकिन इसके यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, जितने इतने सारे ऑर्गेनल्स भी ये क्रिएट नहीं करती थी, तो वो भी इसके अंदर एब्सेंट रहेगा, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होएगा आपका सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेगा। ऐसे ही जैसे न्यूक्लियस एब्सेंट था तो न्यूक्लियोलस, जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस क्या करेगा, तो वो भी एब्सेंट रहेगा। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर जो क्रोमोसोम थे वो सिंगल थे, लेकिन इसके अंदर जो मोर देन वन, इसमें अंदर क्रोमोसोम क्या है वो पेयर्ड के अंदर या फिर मोर देन वन है। वो सबको समझ में आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इससे आगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो देखेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके जो मेम्ब्रेन यानी बाहर से जिसको कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जितनी भी उसको परफॉर्म करती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे आगे वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या, जैसे सेल वॉल है, ये देखिएगा, ये आपके क्या है प्लांट सेल है, ये क्या है आपकी एनिमल सेल है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर इस टाइप के आपका वैक्यूल होता है क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेर लेता है, ये करता है पानी को स्टोर करके रखता है। और जो हमारे अंदर एनिमल के अंदर जो सेल होते हैं वो उसके अंदर वैक्यूल छोटा छोटा होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो इसके अंदर होता क्या है, वैक्यूल्स होता है मेम्ब्रेन, जो बाउंड मेम्ब्रेन क्या करता है, इसे बाउंड करके रखता है। ये सॉलिड और लिक्विड से फिल्ड होता है, यानी इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होता है। ये स्टोरेज करता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी जितना भी मटेरियल उसको क्या करता है स्टोर करने की कोशिश करता है। अब इससे आगे क्या है,
ये एनिमल के अंदर कैसे काम करता है, प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर मैंने बताया क्या, लार्ज साइज में होता है, डिस्टेंट होता है, परमानेंट होता है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे अंदर इसका साइज़ भी छोटा होता है और टेम्प्रेरी होता है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत वैक्यूल हो जाता है, नहीं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। एनिमल सेल के अंदर जो है वैक्यूल नहीं होता। अब प्लांट के अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा सेल सेप को, ठीक है, जो भी जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा। प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, उसको प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल जो वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट ऑक्यूपाई, कितना जो मटेरियल स्टोर करके रखता है, कितना मटेरियल 50 to 90% ये वॉल्यूम सेल का ये स्टोर करके रखता है। यानी क्या करेगा, इतना, जैसे ये आपकी प्लांट सेल है इसके अंदर इतना ये हो जाता है, न्यूक्लियस को यहाँ खिसका देता है, यानी कि 50 to 90% तो खुद ही ले लेता है ये प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर हो थोड़ा बहुत भी अगर वैक्यूल हो तो वो ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, इन सबको क्या करता है, स्टोर करता है। और प्लांट के अंदर किस किस को स्टोर करेगा, जो सेल सेप के अंदर किस चीज़ को स्टोर करेगा, जो आपका अमीनो एसिड को, शुगर को, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या करेगा आपका प्लांट के अंदर स्टोर करेगा। अब इससे आगे मैं ये देखेगा, ये आपके सामने की इमेज है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक कितनी सिंपल से आपको इमेज दिख रही है, सेल कुछ ज़्यादा फंक्शन भी नहीं है इसके, लेकिन ये देखेगा आप यूकैरियोटिक के अंदर कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यानी कि इसका एडवांस्ड वर्जन है। इसके अंदर क्या थे, ये थोड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको पिली हम कहते थे, ठीक है, इन दोनों को हम कहते थे फ्लैजेला कहते थे। अब इसके अंदर देखिएगा आप, यहाँ पर मैंने जो आपको अभी तक समझाया है उसको मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवाती हूँ कि ये क्या है, आपके जो क्या करते हैं, आपको जो एनर्जी देते हैं, पावर हाउस, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल वैक्यूल, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपके इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपका होता है गोल्जी अपार्टस, ठीक है, ये न्यूक्लियस से कनेक्ट होते हैं, ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर जो ये होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है, जिसके अंदर जो फिल होता है, ये मटेरियल हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये छोटे छोटे से दिखते हैं, जो प्रोटीन को क्रिएट करते हैं, सिंथेसाइज करते बनाते हैं उसको, उसे कहते हैं हम राइबोसोम। इसके अंदर जो मटेरियल फील्ड है सारा, वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो अपने आप को क्या करते हैं, आत्मघात जो थैली, जिसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, एटम बम की तरफ फाड़ लेते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी इंजरी वगैरह आ जाए किसी भी सेल के अंदर, तो उसी को अपने आप को वहीं खत्म कर लेते हैं, वो हमारे लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, जो ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ में कनेक्ट है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो इस तरफ के जितने भी, इस तरफ भी एंडोप्लाज्मिक है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कुछ डॉट डॉट है, इसे हम कहते हैं रफ, और जो बिल्कुल चिकने से बिल्कुल स्मूथ है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। होप्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है। अब इससे आगे आप डिफरेंस यहाँ भी देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अंदर यानी सिमिलरिटी क्या होती है, जो मैंने आपको अच्छे समझा दी। बस मैंने एक इमेज लगा रखी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब इससे आगे चलेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मैंने आपको समझाया, जिसको हम ER से भी डिनोट करते हैं। आपके स्मूथ एंड रफ होता है, स्मूथ यानी बिल्कुल चिकना चिकना, तो किसका सिंथेसाइज करेगा, ये करेगा फैट का। रफ किसका करेगा, ये करेगा आपका प्रोटीन का। अब देखिएगा इसके बारे में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें भी क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, यानी कि इसको क्या करता है, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। लार्ज नेटवर्क होता है, ट्यूब की फॉर्म में और शीट की फॉर्म में। मैंने आपको दिखा ना किस तरीके से न्यूक्लियस से इस टाइप के कनेक्ट होते हैं। ये आपके रफ होंगे तो डॉट डॉट हो जाएंगे, चिकने यानी कि स्मूथ होंगे तो उसमें डॉट डॉट नहीं होंगे। अब इसमें 3 फॉर्म्स में ये होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में अंदर होता है, वेसिकल्स होते हैं, यानी कि एक बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एंड सिस्टर्ने, यानी जो कंप्लीट जो ये होता है इसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन से, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल जो कंप्लीट इस टाइप से, इसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। और कंप्लीट इस टाइप से एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न बोल देंगे। ये अटैचमेंट किससे होते हैं, वन साइड से तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, सेकंड साइड यानी अदर साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। अब फंक्शन क्या होते हैं इसके, वो देखिएगा। RER यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, जैसे मैंने आपको बताया था। स्मूथ किसको करेगा, फैट को करेगा। जो ER है यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये शोज करते हैं मेम्ब्रेन किस तरीके से, बायोजेनेसिस होता है, यानी कि जनरेट करना, किसी भी चीज़ को किस तरीके से जनरेट करेंगे। प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन और एंजाइम की तरह प्रोटीन और लिपिड वर्क करेंगे। इनका जो नेटवर्क है वो लार्ज सिस्टम में है, ये सर्व करेंगे। लार्ज नेटवर्क सिस्टम का मतलब होता है कि जो इनका चैनल है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। ये साइटोप्लाज्मिक जो फ्रेमवर्क है, ये कौन सी एक्टिविटी करते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो ये न्यूक्लियस से ऐसे कनेक्ट है, यानी न्यूक्लियस के पास में इस टाइप से आपके कनेक्ट है। यहाँ पे किससे कनेक्ट है, आपकी ये है, पहले आपके न्यूक्लियस से कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ऐसे बनेगा नहीं। ये देखो यहाँ से क्या है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या है, ये बिल्कुल देखो अटैच है। बिल्कुल पूछ सकता है कि न्यूक्लियस से अटैच कौन है, आपके ER जो है आपके न्यूक्लियस से अटैच है, ये पूछ लिया जाता है। और बाहर के से वो है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, ये आपके अटैच है। इससे आगे देखिएगा,
इससे आगे आपका ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, यानी ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं किसका, प्रोटीन पॉइजन एंड ड्रग्स, कोई पॉइजन व ड्रग्स होता है उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई, उसको रिमूव कर देते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं गोल्जी अपार्टस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, इसका ये वर्ड है किसने दिया था, ये कैमिलो गोल्जी ने दिया था। ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को बाउंड करेंगे 3 तरीके से, 3 कंपाउंड होते हैं इसके, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने एंड वैक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे आगे आपके पास सामने है, देखो ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के छोटे छोटे से जो ये आपको छिद्र से दिखाई दे रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। बाहर का जो ये कवर किया हुआ है इसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। एनवलप होता है जब डबल शेड, एक मेम्ब्रेन और एक ऐसे बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। अब यहाँ देखो आप, ये आपकी गोल्जी बॉडी है इस टाइप से, इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, सिस्टर्न्स होते हैं आपके, और जो बीच में जो इनका स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम सिस्टर्नल स्पेस बोल देंगे। और जो ये होते हैं ये आपके सिस्टर्न होते हैं, लेकिन जो डॉट लगे हैं यहाँ पर क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्मूथ है ये वाला, इस पर कोई डॉट नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये हो जाएंगे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी स्मूथ किसका सिंथेसाइज करेगा, ये करेगा आपका फैट का, एंड रफ किसका करेगा, प्रोटीन का। अब इससे आगे देखिएगा, जो सिस्टर्ने है वो अरेंज करते हैं कैसे, पैरेलल टू ईच अदर। आपने देखा है सारे के सारे क्या हैं, इस तरीके से पैरेलल हैं सारे के सारे। ठीक है, तो पैरेलल टू ईच अदर यानी सारे आपस में कनेक्ट हैं। और सिस्टर्ने अरेंज हैं स्टैक लाइक। अगर इस टाइप से, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रख दो, यानी इस तरीके से आप पार्ट्स बना दो, उसे हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, एक जो गठड़िया बोलते हैं ना, किसी चीज़ का एक के ऊपर एक रख दो, उसे हम स्टैक बोलते हैं। तो अगर सिस्टर ने भी इस टाइप से सारे के सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिस्टर्न्स। क्या बोल देंगे, सिस्टर्न्स बोल देंगे हम उसे। प्रेजेंट एज नेटवर्क, ये नेटवर्क की तरह प्रेजेंट करते हैं नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास में ही होते हैं। एंड प्रेजेंटेड एज फ्रीली, जो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट सबमिट, फ्रीली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे हम कहते हैं डाइस्टोसोम्स इन प्लांट सेल्स। ठीक है, फ्रीली तरीके से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्लांट के अंदर। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक तो आता है आपका सिस और एक होता है ट्रांस। सिस क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ से कनेक्ट होएगा। ठीक है, और जो ट्रांस हो जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो दोबारा से देखो, जो यहाँ पर जो ये कनेक्ट है न्यूक्लियस से, इसे तो हम कह देंगे सिस। यहाँ पर जो आगे लास्ट में प्लाज्मा से कनेक्ट होगा उसे हम कह देंगे ट्रांस। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे सबसे मेन जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसे है आपका, सिंगुलर माइट्रोकॉन्ड्रिया है। ये क्या करता है, ईच माइट्रोकॉन्ड्रियन, जो सिंगल होते हैं उसको माइट्रोकॉन्ड्रियन बोल देते हैं। ठीक है, जो ईच माइट्रोकॉन्ड्रियन वो कवर होते हैं 2 मेम्ब्रेन के साथ, यानी डबल इसके ऊपर लेयर होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इज पोरस, आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको पोरस कह देते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली तरीके से फोल्डेड होती है, जैसे फोल्ड हो रखी होती है, बिल्कुल फोल्डेड आर्काल, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कह देते हैं। यानी जो आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया वो फोल्ड होती है उसे हम क्रिस्टे कह देते हैं। जो उसका जो सरफेस होता है, सरफेस ऑफ एरिया मेम्ब्रेन वो ज़्यादा होता है, इनर ज़्यादा होता है और आउटर कम होता है। अगर इमेज लगा रखे तो हमें आपको दिखा, देखो ये आपके सामने इमेज है माइट्रोकॉन्ड्रिया की। अब देखो ये क्या है, इसकी आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है इसकी, ये अंदर का जो इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं अंदर वाले इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको बाहर निकालूँ इस तरीके से, मैं इसको खींच दूँ तो ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसे तो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी ना इसकी, तो इसीलिए इसने कहा था कि जो अंदर वाला जो इनर पार्ट है वो उसका क्या है, ग्रेटर देन है किससे, आउटर लेयर से। अब इनको देखो, ये जो बाहर की जो लेयर है इसको क्या कहते हैं हम, आउटर लेयर कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो इसके अंदर जो ये पार्ट होते हैं, जैसे इस तरीके से अगर मैं इसको बनाती हूँ इसे हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं हम इसे, क्रिस्टे कहते हैं। और ये जो अंदर का जितना भी ये जो मटेरियल है, इनके बीच का जो मटेरियल है इसे हम क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, अब इससे आगे देखो, इससे आगे क्या है, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसके अंदर डीएनए। बताए ना माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। जो इसके अंदर जो ब्लू कलर का पार्ट है ये इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। जो यहाँ पर आउटर में और इनर में जो बीच गैप रह गया, जो स्पेस रह गया, उसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, और जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है आपका राइबोसोम, जो क्या करता है, प्रोटीन को क्रिएट करता है। अब इससे आगे देखिएगा, हाँ ये आपका लास्ट पॉइंट रहेगा कि दे हैव देयर ओन, इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइट्रोकॉन्ड्रिया सबसे मेन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करती है, एंजाइम को कंसिस्ट करती है। फूड स्टफ कैसे काम करेगी, ये सारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से काम करेगी। कैसे, जो फूड स्टफ होता है वो ऑक्सीडाइज करेगा, किसकी हेल्प में, एंजाइम एंड ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब इससे आगे देखो, जो एनर्जी है
है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होती है, हमारी एक एनर्जी रिलीज होती है। वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ग्लूकोज को इंटेक कर लेती है। अब एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी, जो मैंने आपको भी समझाया उसको मैं पढ़ रही हूँ मैं आपके सामने। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग, मैकेनिकल वर्क से उसको केमिकल में चेंज कर देगी। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन का वो वर्क करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, आपकी जो सेल है वो आपकी रेस्पिरेशन का भी वर्क करती है, डाइजेस्टिव का भी वर्क करती है। ठीक है, अब इससे आगे है आपके सामने लाइजोसोम। लाइजोसोम मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये अपने आप को क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। जब भी इसको कोई भी सेल है, सेल के कहीं भी कोई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेगा, उसको वहीं की वहीं डैमेज कर देगा। ठीक है, ताकि दूसरी सेल क्या करें, अपने आप को सेल डिवीजन करके वहाँ पे उस एरिया को क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। अब देखेगा, ये सारा मैं आपको समझा चुकी, बस मैं आपको इंग्लिश में एक बार आपके सामने पढ़ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने एक बार समझ लिया, अब हम इसकी स्लाइड्स के हेल्प से हम इसको लर्न कर लेंगे। जो मेम्ब्रेन अबाउंड ऑर्गेनल्स, यानी जो ऑर्गेनल्स होता है उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन वो कवर होता है। स्फेरिकल सैक, मैंने बताया ना किस तरह के स्फेरिकल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। फील्ड होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क करती है। एंजाइम किसके बने होते हैं, रफ एंडिकुलम एंडो रेक्टिकुलम के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर दे किसमें, सिंपलियर में। ये काइंड ऑफ वेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, स्टार मार्क कर लीजिए। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी जिस भी टाइप का वेस्ट है ना सेल से निकालने वो सारा काम लाइसोसोम करती है। हेल्प करती है क्लीनिंग, यानी सेल को क्लीन करने का काम भी कौन करती है, आपकी लाइसोसोम करती है, डाइजेस्टिंग की हेल्प से। और जो फॉरेन मटेरियल होता है उसको क्या करेगी, किसी भी चीज़ को, फॉरेन मटेरियल को जल्दी से अंदर नहीं आने देती। ठीक है, अगर आ जाए तो उसको डाइजेस्ट कर देगी या रिमूव कर देगी। ठीक है, अब इससे आगे है नॉन एसोसाइटल बैग के नाम से इसको जाना जाता है। व्हेन सेल गेट, जब भी डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम क्या करेगी, उसको मी ब्रस्ट वहीं की वहीं क्या करेगी, उसको अपने आप को वहाँ पे सुसाइड कर लेगी और सबको भी साथ पूरी सेलों को वहाँ से क्या करेगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, अब ये दोबारा से देख लीजिएगा, एक सेल है आपके सामने। अब तक आपने जितना पढ़ा, मैंने ये सेल इसलिए लगाई है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अब तक आपने जितना पढ़ा वो आपको अच्छे समझ में आ गया है या नहीं। तो आप देख लीजिएगा, ये बताइए ये क्या है आपके सामने, ये साथ साथ में लिख तो रखा है, फिर भी आप बता दीजिएगा। ये अब आपको देख के पता चल रहा है ना क्या है, ये स्मूथ सा है, इसके ऊपर कोई डॉट डॉट नहीं, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है आपके इस टाइप का जो ये है, ये हमारे सेंट्रोसोम है। ये जो साइड में जो भार है ये कवर कर रखा है, ये हमारी क्या सेल मेम्ब्रेन है। इससे आगे मैंने आपको बताया था ये ग्रीन टाइप के छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल में, या फिर नहीं भी होते, ये हमारे वैक्यूल होते हैं। इस टाइप की क्या होते हैं आपकी, आ रहा है ना सारा समझ में, गोल्जी होती हैं। अब इस टाइप के ऊपर जिसके ऊपर डॉट 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 लगा है, ये सारे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब इससे आगे देखो, जो आपके ये छोटे छोटे से हैं ये बिल्कुल डॉट, ये राइबोसोम होते हैं। जिसके अंदर लिक्विड या फिर जो जेली भरी हुई है वो है हमारी साइटोप्लाज्म होती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और इसके अंदर क्या होता है आपका, ये जो मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है आपके लाइसोसोम होते हैं। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम प्लास्टिड के बारे में। जो प्लास्टिड क्या होते हैं, ये आपके एनिमल सेल के अंदर नहीं होते, ये आपके प्लांट सेल के अंदर होते हैं। तो देखिएगा, प्लांट सेल के अंदर ये होते हैं, ये अपसेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लास्टिड हैव इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। हमने किसका पढ़ा था, ये कमेंट करके मुझे बताओ आपकी कि इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, अब ये एनिमल के अंदर नहीं होते तो प्लांट के अंदर होते, तो कुछ तो काम करते होंगे ना ये। ठीक है, ये इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड लुकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या कहता है कि मैं क्या करूँगा, कलर दूंगा। यानी कि आपने देखा होगा जो प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, उसके अंदर कलर प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। तो उसके अंदर एक पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट देता है। क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट की जो लीव्स हैं उसका कलर कैसा होता है आपका, ग्रीन कलर होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंटेन्स करता है साथ में आपका येलो और ऑरेंज पिगमेंट को भी कंटेन करता है। अब ल्यूकोप्लास्ट बोला, अच्छा इसने तो प्लांट को कलर है तो मैं भी तो कुछ तो काम करूँ। तो ये क्या बोला, मैं वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड रहूँगा, और मैं क्या करूँगा, स्टोर करने का काम करूँगा। क्योंकि कलर देने का काम तो किसने कर दिया, क्रोमोप्लास्ट ने कर दिया। तो वो बोला कि मैं क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा। किस चीज़ को स्टोर करूँगा, स्टार्च को, ऑयल कैन, प्रोटीन के जो ग्रैन्युअल्स होते हैं उसको। अब इसका फंक्शन किस तरीके से होता है देखिएगा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अब देखो ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का ही वर्क करता है। एक तो इसने कलर देने का काम कर दिया, किसने स्टोर करने का काम कर दिया, और एक काम करेगा किसका, ही फोटोसिंथेसिस का ये वर्क करेगा, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जहाँ से पौधे क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा वो सोलर एनर्जी यानी सन से क्या करेगा, एनर्जी लेगा। अब क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल होता है ना, उसका मेन वर्क ही यही होता है, जो सन से जो एनर्जी लेता है उसको ट्रैक कर लेता है, यानी अपने आप में उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद वो किसको देगा, यानी कि पौधे के अंदर इसको खाना
खाना बनाना यानी मैन्युफैक्चर फूड करना है, फिर वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करेगा, उस खाने को बना देगा। ठीक है, यानी कि इसका मेन काम है एक तो कलर देना, और सेकंड इसका जो वर्क है वो है कि सोलर एनर्जी से, जो यानी कि सन से जो एनर्जी मिलती है उसे ट्रैप कर लेना, अपने आप में स्टोर कर लेना। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा जो क्रोमोप्लास्ट है इम्पार्ट यानी कलर टू फ्लोर, और क्या काम करता है, ये जितने भी डिफरेंट टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे वाटरमेलन है, आपके गवावा है, एप्पल है, इनके डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, इनका डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ऐसा कैसे होता है, ये क्रोमोप्लास्ट की तरफ से होता है, यानी क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, इनको कलर दे देता है। ठीक है, फ्लावर को भी एंड फ्रूट को भी। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया है सेल का। होप्स आपको समझ में आ गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, जिसके अंदर मैंने आपको इमेजेस की हेल्प से इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया। लास्ट में मैंने इमेज लगाए थे। आई होप सो आपने अगर कंप्लीट वीडियो को देखा है ना, उस इमेज को आप देखते अपने आप बता दो कि सेल के अंदर ये पार्ट ये है, इसका ये वर्क है, इसका ये फंक्शन है। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। ठीक है, कौन से आपके पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे आपके। स्टार्टिंग मैंने आपको बेस बताया, स्टोरी के माध्यम से याद करवाने की भी कोशिश की। एक बार आप और देख लोगे ना, अगर एक बार में समझ नहीं आती है, जिसने जो फर्स्ट टाइम सेल का चैप्टर कर रहा है ना, उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। 2-3 बार जब वो देख लेगा, पढ़ लेगा, PDF रीड कर लेगा, तो उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक अपडेट और दे देती हूँ मैं आपको, 30 जनवरी को आपकी जनवरी की कंप्लीट करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, जो अगर आप एक बार देखोगे ना, आप खुद कहोगे कि हाँ कंप्लीट करंट अफेयर हमारे तो यहीं से हुए। नहीं, आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, मानती हूँ सब पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन याद कर पाना ट्रिक की हेल्प से वो मैं आपको लर्न करवाऊंगी, वो आप जरूर देखेंगे। और ये साइंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है, कैसी आपको लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस रहेगा जो मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी की हेल्प से करवाने की कोशिश की। ऐसी और सीरीज आएंगी आपकी साइंस की, आप टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट साइंस कंप्लीट स्ट्रेटेजिक की आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।